अस्सलामुअलैकुम। पूरी हवेली सब लोगों की हंसी और कहकहों से गूंज रही थी। हर तरफ खुशियाँ रक़्सा थीं। हवेली में सिर्फ ईशा ही थी जो उदास सी अपने कमरे में लेटी हुई थी। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। आंसू ज़ारों कतार उसकी आंखों से बह रहे थे। शायद सारा गम, दुख और आज ही आंसुओं के रास्ते बहा देना चाहती थी। वो थकन से चूर चूर थी। आज इसने बहुत ज़्यादा काम किया था। हवेली के नौकरों से ज़्यादा हमेशा उसे ही काम करना पड़ता था। आज तो इसकी कमर दर्द से दोहरी हो गई थी। इसमें हिलने की भी हिम्मत नहीं थी, मगर यहाँ पर कौन था जो इसका एहसास करता। माँ बाप तो कब के इससे बिछड़ गए थे। बहन भाई तो थे ही नहीं। अपनों के नाम पर जो चंद गिने चुने रिश्ते थे वो उसे महज धुतकारते थे, इसके साथ बदसलूकी करते। वो तो रिश्तों के नाम पर धब्बा थे, अपनायत इनमें नाम को नहीं थी। ईशा बुरी तरह से रो रही थी जब ताईजान कमरे में दाखिल हुई थी। इन्हें ईशा को देखकर अंदाज़ा हो गया था कि वो आंसू बहा रही थी। हमेशा उसे रोते देखकर इन्हें कोफ्त होती थी। हमेशा वो गुस्से में आ जाती थी। तुमने क्या घर में नहुसत फैला रखी है? हर वक्त रोनी सूरत बना के रखती हो, मनहूस मारी कहीं की। अभी भी दिल में यही सब कह रही थी। इनके दिल में इश्तियाल की लहर उमड़ रही थी, मगर उन्होंने अपने अंदर के गुस्से को काबू में पा लिया और लहजे में मिठास समोकर ईशा के पास आई थी। अरे ईशा बेटी, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? इतनी उदास क्यों लग रही हो? इसके सर पर हाथ रखकर वो यूं प्यार से गोया हुई जैसे वो हमेशा से ईशा के साथ यूं ही अपनायत के साथ पेश आती रही हों, जबकि हकीकत तो ये थी कि उन्होंने ईशा का जीना हराम किया हुआ था अपनी बदफितरती की वजह से। वो उसे सुख का सांस भी नहीं लेने देती थी। उसे नौकरों से भी ज़्यादा कमतर दर्जे पर रखती थी। न जाने वो क्या चाहती थी कि इस मासूम लड़की से इतनी क्यों नफरत करती थी। ईशा ने जब इन्हें यूँ अपनायत के साथ बात करते देखा तो इसकी आंखों में हैरत फैल गई थी। फ़ौरन से अपने आंसू पोंछे और फिर उठकर बैठ गई थी। कोई काम था ताईजान? गो के इसकी कमर काम कर करके टूट चुकी थी, मगर अब जब ताई नसरीन ने फिर से प्यार भर से बात की तो वो जैसे अपना सारा दुख दर्द भूल गई थी। वो ऐसी ही थी। जब भी कोई प्यार के दो मीठे बोल बोल लेता तो हमेशा से मोहब्बत की तरसी हुई वो मासूम लड़की इसी पल घायल हो जाती थी। इसी सारी बदसलूकी को भूल जाती। वो ये समझती है कि शायद ये सब हमेशा रहेगा, शायद वो इसके साथ इसी तरह से प्यार मोहब्बत से पेश आते रहेंगे, मगर ऐसा नहीं था। ताइस तो महज अपने मकसद को पूरा करने के लिए ही इसके साथ अच्छे तरीके से बात करती थी। अब इनका कौन सा मकसद है ये तो वही जानती थी। ईशा बेटी, आज तुम बहुत थक गई हो। मुझे अंदाज़ा है कि आज तुमने मामूल से ज़्यादा काम करना पड़ा है। बस क्या करें, तुम तो जानते हो कितने सालों के बाद शाहनवाज घर आ रहा है। हमेशा से नफासत तबीयत का मालिक है। धूल मिट्टी तो इससे बर्दाश्त होती ही नहीं। इसीलिए तो मैं चाह रही थी कि पूरा घर साफ़ सुथरा हो ताकि उसे किसी किस्म की कमी का एहसास ना हो। अब तुम भी उठो और ये देखो, ये मैंने कल तुम्हारे लिए नया जोड़ा मंगवाया था, क्योंकि आज शावेज़ इतने सालों के बाद आ रहा है। पहली बार तुम दोनों की यूँ बाज़ाब्ता मुलाकात हो रही है। अच्छा नहीं लगता कि वो तुम्हें इस हुलिये में देखे। तुम फटाफट ये कपड़े बदल लो। ताई नसरीन की बात पर ईशा ने बेयकीनी से इन्हें देखा था। कहाँ वो इस रिश्ते की सबसे बड़ी मुखालिफ थी। तीनों माँ बेटियाँ उठते बैठते यही कहती थी कि भाई तो बहुत पढ़ लिख कर गए हैं, हमेशा से बाहर रहे हैं। वो गांव की किसी लड़की को घास भी नहीं डालेंगे। कोई मॉडर्न सी लड़की हम उनके लिए ब्याह कर लाएंगे जो भाई के साथ चलते हुए जचे भी। ये सब बातें वो ईशा के सामने करती थी और ईशा खून के आंसू पी के रह जाती थी। नसरीन तो सबसे बड़ी मुखालिफ थी इस रिश्ते की। यही कहती कि बड़ों ने ज़बरदस्ती ये रिश्ता कायम कर लिया। मेरी तो बिल्कुल भी रजामंदी नहीं थी। अब मैं अपने बेटे के लिए अपनी पसंद से लड़की लाऊंगी। और अब वही नसरीन ताई कह रही थी कि तुम ये कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ ताकि शावेज़ पर तुम्हारा अच्छा तासुर पड़े। ये सब कहते हुए इनकी आंखों में एक मखसूस चमक थी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान भरी थी। मगर ईशा सदा की मासूम और भोली लड़की, वो तो इनकी इतनी सी मोहब्बत और तवज्जो पर ही खिल उठी थी। जल्दी से शॉपर खोलकर देखा तो इसमें हल्के गुलाबी रंग का सूट था। गो के सूट तो मामूली सा था, मगर ईशा के लिए वो नया था। ताई कमरे से जाते जाते वापस पलटी कहने लगी कि नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मौसम बहुत ठंडा है। गीज़र काम नहीं कर रहा था, इसी वजह से मैंने गीज़र बंद करवा दिया है।
तुम इसी तरह ये कपड़े पहन लो। ईशा जो सुबह से कामों में मसरूफ़ थी, खाना भी इसी ने बनाया था, सफाई भी की थी, अब तो इससे अपने वजूद से प्याज और लहसुन की बदबू आ रही थी। शावेज़ के बारे में सोचकर इसका दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। एक वही तो था जिसकी वजह से वो इस घर में रह रही थी, और एक इसी रिश्ते का ऐसा एहसास करके वो हर ज्यादती को भुला रही थी। ये सोचकर कि शायद शावेज़ को भी इस रिश्ते का एहसास हो और वो भी इसके साथ मोहब्बत से पेश आए। हो सकता है कि अब आने वाला वक्त उसे खुशियाँ दिखा दे। हो सकता है शावेज़ अपने घर वालों से मुख्तलिफ हो। तरह तरह की सोचें थी जो इसके जहन में आ रही थी। इस रिश्ते का एहसास कितना अनोखा था, इसके बारे में सोचकर ही इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाती थी। फिर भी अभी भी वो अपने आप को संभालती वॉशरूम में चली गई थी। ठंडे पानी से नहा धोकर वो बाहर निकली तो सर्दी से बुरी तरह कपकपा रही थी, मगर कुछ शाहनवाज से मिलने की खुशी थी और कुछ ताई ने नसरीन के प्यार भरे रवैये का कमाल था कि इसका चेहरा खिला खिला लग रहा था। गीले गीले बाल इसके हुस्न को निखार बख्श रहे थे। चेहरे पर फितरी हया की लाली थी, जिसकी वजह से उसे किसी किस्म के भी श्रृंगार की उसे ज़रूरत नहीं थी। इसके पास मेकअप के नाम पर महज काजल और हल्की सी लिपस्टिक थी। इससे अपनी गहरी सी आंखों में काजल लगाया, आंखें और भी झील से ज़्यादा गहरी नज़र आने लगी थी। और जब लिपस्टिक लगाने लगी तो इसने खुद ही शर्मा कर लिपस्टिक वापस रख दी थी। देखने वाले क्या कहेंगे कि मैं तो किसी दुल्हन की तरह तैयार हुई हूँ, वो ये सोचकर खुद ही शर्मा गई थी। और फिर जब वो ताई नसरीन और माजबीन के सामने आई तो वो दोनों उसे देखकर ठिठक कर रह गई थी। वो मामूली सा सूट था जो माजबीन ने देखकर ही पहनने से इनकार कर दिया था, मगर अब इसी सूट में ईशा खिली जा रही थी। माजबीन ने खा जाने वाली नज़रों से नसरीन ताई की तरफ देखा था। ताई नसरीन की आंखों में भी हैरत थी। वो भी सोच भी नहीं सकती थी कि यह मामूली सा जोड़ा इस लड़की के हुस्न को दो आशा बना देगा। इसका चेहरा किसी भी किस्म के मेकअप से पाक था, मगर फिर भी इस पर नज़र नहीं ठहर रही थी। माजमीन अपनी माँ को पकड़कर कमरे में ले गई थी। वो इतनी बदतमीज़ी से इनके साथ बात कर रही थी जिसे देखकर अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि इन दोनों में माँ बेटी का रिश्ता है। जबकि नसरीन बेगम जो किसी की बात को खातिर में नहीं लाती थी, जो किसी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करती थी, अब बेटी की बदतमीज़ी को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर रही थी। जब माजमीन बोल बोल कर थक गई तो तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगी कि अरे तुम अपनी माँ की फ़हम फरासत पर शक कर रही हो। तुम नहीं जानती कि मैं कितनी चालाक हूँ। मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देख रही है, तुमसे ज़्यादा मुझे इंसानों की समझ बूझ है, और ये जो कुछ मैंने किया है सोच समझ कर ही किया है। ये मेरे मंसूबे का हिस्सा है। माजमीन अपना सर पकड़ कर रह गई थी। वो ईशा को शाहबाज से दूर रखने के मंसूबे बना रही थी। इसकी माँ भी इसके सारे मंसूबों में शरीक थी, मगर ये बात नसरीन ने अपनी बेटी से भी छुपा ली थी, और यही बात माजबीन से बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसे यही डर था कि वो इतनी हसीन लग रही है, अगर कहीं भाई का इस पे दिल आ गया और अगर वो उसे अपनाने पर तैयार हो गया था तब क्या होगा। अब्बा मियाँ तो अपनी बेटी की बात मानेंगे, जो वो कहेंगे वही करेंगे, मगर ताई नसरीन के अंदाज़ तो कुछ और ही कह रहे थे। मेरी बात सुनो, मैं चाहती हूँ कि ये लड़की शक्ल सूरत की बहुत अच्छी है और हर मर्द हुस्न देखकर पागल हो जाता है। खूबसूरती मर्द की कमज़ोरी होती है, मगर तुम एक बात नहीं जानती, जो मैं समझती हूँ वो तुम कभी नहीं समझ सकती। माजबीन अपना सर थाम के रह गई थी। अम्मी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप मुझे बताएं तो सही। आपसे मुझे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। अरे तुम नहीं जानती कि खूबसूरती से ज़्यादा ग्रेस और हया की झिझक होती है। जो लड़की अपने मर्द से फासले पर रहती है, इससे हिजाब करती है, अपनी खूबसूरती को इससे छुपा कर रखती है, तो वो मर्द इसके लिए पागल हो जाता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा इसके लिए पागल हो जाए। ये जितना उससे दूर दूर रहेगी तभी शावेज़ को इसके लिए कशिश महसूस होगी। मैं इन दोनों के दरमियान सारे फासले मिटा देना चाहती हूँ, ताकि इन दोनों के दरमियान कोई ग्रेस ना रहे और ना ही शावेज़ को इसमें किसी किस्म की कशिश महसूस हो। मैं चाहती हूँ कि खुद ही इसके करीब हो जाए और शावेज़ उसे धक्के देकर बुरी तरह धुतकार दे, और फिर हम शावेज़ की अपनी पसंद से शादी करेंगे। नसरीन ताई का दिमाग तो वाकई बहुत चलता था। उन्होंने तो साजिश में शैतान को भी मात दे दी थी। अब माजबीन भी खुलकर हंस रही थी।
अम्मी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब वो दोनों ईशा को शाहवेज़ की नज़रों से गिराने के लिए मंसूबे तैयार कर रही थी। इस चीज़ में दोनों का इत्तेफाक खूब देखने को मिलता था। दोनों ही ईशा से सख्त नफ़रत करती थी और उसे शाहवेज़ से दूर करने की दोनों की ही बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। इन दोनों को देख के लग रहा था कि वो अब इन दोनों को एक दूसरे से दूर करके ही रहेंगी। गो के ईशा भी इसी हवेली के मकीन थी। इन्हीं जैसा इसका भी रुतबा था। इस घर में जायदाद में इसका भी इतना ही हिस्सा था जितना कि नसरीन ताई की तीनों बच्चों का था, शाहवेज़, माजबीन और मरियम। मगर नसरीन ताई उसे अपने बच्चों के बराबर क्या, इनसे कम हैसियत देने पर भी तैयार नहीं थी। इस घर में इसके साथ नौकरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक किया जाता था। नौकरों से भी ज़्यादा कम तरीन दर्जे पर वो रहती थी। इसका कमरा बहुत मामूली था। लिबास वो पहनती जो माजबीन और मरियम पहनकर थक जाती थी, जिससे इनका दिल ऊब जाता। इनकी उतरन ताई नसरीन ईशा के हवाले कर दिया करती थी। खाना भी सबके खाने के बाद बचा कुचा ईशा के नसीब में आता था। घर के किसी फैसले में इसको बोलने का इख्तियार नहीं था, ना ही अपनी रजामंदी या पसंद के इजहार का हक था। इसकी तालीम भी छुड़वा दी गई थी। गर्ज़ ये कि हर वो चीज़ जो मरियम और माजबीन को मैसर थी, इनसे ईशा को महरूम कर दिया गया था। इसका कसूर महज इतना था कि वो शाहज़ेब शाह और सकीना खान की बेटी थी। सकीना खान एक मामूली से किसान की बेटी थी। वो लोग बहुत गरीब थे। सकीना हुस्न की दौलत से माला माल थी। शाहज़ेब शाह एक बार जब गांव की सैर कर रहे थे, तब इनकी नज़र सकीना पर पड़ी थी। वो अपना दिल वहीं पर हार गए थे। उन्होंने ज़िद पकड़ ली थी कि उन्होंने शादी की तो सकीना के साथ करेंगे। घर वालों ने इस बात पर खूब शोर किया कि सकीना एक मामूली सी लड़की है, आपको लड़कियों की कमी नहीं है, किसी अच्छे ख़ानदान की लड़की के साथ आपकी शादी कर देंगे। मगर शाहज़ेब अपनी बात पर अड़ गए थे। कहने लगे कि अगर मेरी सकीना के साथ शादी नहीं हुई तो मैं कभी ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगा। इनके माँ बाप मजबूर हो गए थे। तब नसरीन ताई चाहती थी कि शाहज़ेब शाह के लिए वो अपनी छोटी बहन को ब्याह कर लाएं, क्योंकि इनकी बहन शाहज़ेब को पसंद करती थी। मगर जब शाहज़ेब शाह ने अपनी पसंद का इजहार कर दिया तो अब इनके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था और यूँ सकीना शाहज़ेब खान की मनचाही और बाकी सबकी अनचाही बहू बनकर इस हवेली में आ गई थी। साल इसी तरह से बीतते गए थे। वो सब के दिल में जगह बनाने में हमेशा नाकाम रही थी। इस वक्त ईशा महज 10 साल की थी जब शाहज़ेब खान पर एक बहुत ख़तरनाक बीमारी हमला आवर हो गई थी। शाहज़ेब खान को ब्लड कैंसर था, वो भी आखिरी स्टेज पर। इस हकीकत का इल्म इन्हें तब हुआ जब वो इलाज के काबिल नहीं रहे थे। उन्होंने महंगे से महंगा इलाज करवाने की कोशिश की, यहाँ तक कि वो पाकिस्तान से बाहर भी गए। मगर डॉक्टर से इन्हें जवाब दे दिया। कहने लगे कि आप कुछ भी कर लें, अब आपका ये मर्ज़ ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आपने इलाज करवाने में बहुत देर कर दी। इस वक्त वो हवेली में बिस्तर मर्द पर पड़े हुए थे। पूरी हवेली इनके गम से निढाल थी। सबकी आंखें अश्क बार थी। सकीना का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो अपनी बच्ची को खुद में समोए हुए खौफज़दा नज़रों से शाहज़ेब शाह को देखते हुए रो रही थी। नहीं जानती थी कि शाहज़ेब शाह के बाद इनका मुस्तकबिल क्या होगा। शाहज़ेब शाह को इस बात का यकीन हो गया कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते। तब उन्होंने अपने बड़े भाई जमाल शाह के सामने हाथ जोड़ दिए। कहने लगे कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरी बेटी रुल जाए। आप अगर मेरी बेटी के सर पर हाथ रख दें, अगर इसका निकाह शाहवेज़ के साथ कर दें तो मैं सुकून से मर सकूंगा। मुझे इत्मीनान रहेगा कि मेरी बेटी वो महफूज हाथों में है। जवाबन जमाल शाह ने अपने भाई के जुड़े हुए हाथों को थाम लिया था। फ़िक्र मत करो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। और फिर शाहज़ेब शाह की दिली ख्वाहिश की खातिर उन्होंने 10 साल ईशा का निकाह 16 साल शाहवेज़ के साथ कर दिया था। गो के ईशा बहुत छोटी थी, महज 10 साल की बच्ची थी, मगर उसे इतना इल्म हो गया था कि इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। इसका निकाह हो चुका है, शाहवेज़ इसका शौहर है और कुछ साल के बाद इसकी शादी शाहवेज़ से हो जाएगी। शाहवेज़ इसका बचपन का दोस्त था, शाहवेज़ को पसंद भी बहुत करती थी और अब जब रिश्ते की नौयत बदल गई तो वो खुद ही शाहवेज़ से दूर दूर रहने लगी थी, उसे देखकर सिमटने लगी थी। जबकि शाहवेज़ के दिल में क्या चल रहा था, इसके चेहरे से तासुरात का जायज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। निकाह के बोल पड़ाते ही शाहज़ेब की रूह ने इसके जिस्म का साथ छोड़ दिया था।
इनके दुनिया से चले जाने के बाद नसरीन ताई ने सकीना बेगम पर इल्ज़ाम लगाकर घर से बाहर धक्के देकर निकाल दिया था। इसने कहा कि सकीना माई का घर के माली के साथ चक्कर चल रहा है, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स थी। वो महज उसे घर से निकालने के लिए इस पर इल्ज़ाम तराशी कर रही थी। जमाल शाह अपनी बीवी के कानों से सुनते थे, इसी की ज़बान बोलते थे। उन्होंने भी इस बात पर यकीन कर लिया था। नसरीन ताई कहने लगी कि तुम भी अपनी माँ के साथ जाना चाहती हो तो चली जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मगर ईशा जानती थी कि यही घर है जहाँ पर इसने हमेशा रहना है, क्योंकि इसका निकाह हो चुका है। अब सारी ज़िंदगी वो शावेज़ के साथ ही गुजारेगी। इसने अपने दिल को मार लिया था, माँ के साथ जाने से इनकार कर दिया था। नसरीन ताई को इसके इस फैसले पर बहुत गुस्सा आया था, मगर वह ज़बरदस्ती उसे निकाल नहीं सकती थी, क्योंकि जमाल शाह इस मामले में इनसे बाज़ कर सकता था, जबकि वो अपने शौहर की नज़रों में ख़ुद को बुरा साबित नहीं करना चाहती थी। मगर सकीना बेगम, जिनसे उसे खुदा वास्ते का बेर था, उन्होंने इस औरत को घर से बाहर निकाल दिया था। वो जब भी वहाँ पर आती, ईशा से मिलने की कोशिश करती, तो नौकरों के ज़रिए से नसरीन बेगम उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया करती थी। तब ईशा खून के आंसू पीकर रह जाती थी। वो नहीं जानती थी कि इस पर ज़िंदगी कितनी तंग होने वाली है। शावेज़ आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चला गया था। जमाल शाह ने खुद ही उसे इन ख़ानदानी बखेरों से दूर रख दिया था। कहने लगे कि यहाँ पर रहकर मेरा बेटा कभी भी तालीम हासिल नहीं कर पाएगा। वो शावेज़ को डॉक्टर बनाना चाहते थे, और इसके लिए ज़रूरी था कि वो ख़ानदानी उलझनों परेशानियों से दूर होकर पुरसुकून होकर अपनी तालीम पर तवज्जो दे। जमाल शाह अपने कारोबार और ज़मीनों के सिलसिले में मसरूफ़ रहते थे। शहर में इनका बिज़नेस फैला हुआ था। हफ्ते में कई एक बार घर आते हैं तो कभी 10 दिन के बाद। जब भी घर आते तो इनके आगे 100 बिखेड़े होते थे। घर पर वो कम ही टिकते थे। यूँ वो ये बात नहीं जानते थे कि इस घर में रहने वाली इनकी यतीम भतीजी ईशा के साथ इनकी बीवी और बेटियां क्या सलूक कर रही हैं। नसरीन बेगम ने उसे मैट्रिक क्लास में ही स्कूल से उठवा लिया था। जमाल शाह ने जब इस बात पर बाज़ की तो वो कहने लगी, ईशा पढ़ती नहीं है, उसे पढ़ाई का शौक़ ही नहीं है। इसने खुद ही कहा है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, और मैं इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, वरना आप लोग ही कहेंगे कि बिन माँ की बच्ची है, मैं इसके साथ ज़्यादती कर रही हूँ। जमाल शाह ने जब ईशा से स्कूल छोड़ने का सबब पूछा तो वो सर झुका के रह गई थी। अपनी ताई से बहुत डरती थी। चाहकर भी वो अपने ताया को ये नहीं बता सकी कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, मगर मैं ताई की वजह से स्कूल नहीं जा सकती, क्योंकि ताई का कहना है कि मैं घर के मुलाजमों के साथ काम किया करूं। वो मुझे पढ़ने लिखने के काबिल नहीं समझती। ईशा महज सोच के रह जाती थी। अपनी बुज़दिली की वजह से वो कभी भी जमाल शाह को नहीं बता सकी कि इस घर में उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, और जमाल शाह भी जैसे हर तरफ से आंखें बंद कर रखी थी। इन्हीं जैसे अपनी भतीजी के साथ बुरा सलूक नज़र ही नहीं आता था। और अब जब शावेज़ वापस आ रहा था तो अचानक से नसरीन ताई का बदलता और रवैया ईशा को हैरान कर गया था, मगर दिल में खुश थी कि चलो देर से ही सही ताई को अपने रवैये की बदसूरती का एहसास हो गया। वो ये नहीं जानती थी कि ताई इसके साथ क्या करने का सोच रही हैं। अगर जान जाती तो उसे ताई से नफ़रत हो जाती। आज जब शावेज़ घर वापस आया तो उसे देखकर ईशा का दिल उथल पथल होने लगा था। वो लाख चाहने के बावजूद भी ख़ुद को काबू नहीं कर पा रही थी। इससे जैसा शावेज़ के बारे में सुन रखा था, जैसा इसका ख्याल ही पीकर अपने जहन में तराश रखा था, वो इससे ज़्यादा बढ़कर वजीहा था, बहुत ज़्यादा हसीन था। बाहर की आबो हवा से रास आ गई थी। इसके चेहरे पर खड़ी मगरूर नाक उसे खुद पसंद इर्द गिर्द से बेखबर होने का पता दे रही थी। नीली आंखों में बला के संजीदगी थी। ईशा की नज़रें तो इस पर से हटी नहीं रही थी, जबकि शावेज़ ने तो एक बार भी ईशा की तरफ नहीं देखा था। ना तो इसकी नज़रों ने ईशा को तलाश किया था, ना ही इसने ईशा के बारे में पूछा था। अब जब वो इसके पास से बेगाना अंदाज में गुजर गया तो नसरीन ताई के दिल में ठंडक सी उतर गई थी। इनके तमाम अंदेशा जाग की तरह बैठ गए थे। कहाँ इस मामूली लड़की के हुस्न से खौफ आ रहा था, और कहाँ वो बिल्कुल पुरसुकून हो गई थी। जानती थी कि इनका बेटा जहाँ पर रहा है वहाँ पर हुस्न और ख़ूबसूरती की कोई कमी नहीं थी। ऐसी लड़कियाँ तो इसके ऊपर तितलियों की तरह मंडलाती रहती थी। इसके लिए इस फीके हुस्न में क्या दिलचस्पी हो सकती थी। इसके साथ तो कोई हम पल्ला मॉडर्न सी लड़की ही चल सकती थी।
जो इनके बेटे के साथ चलती तो इसकी शान बढ़ जाती, और ये तो मुलाजमा बनाने के भी काबिल नहीं थी। शावेज़ जब घर आया तो बहुत थका हुआ था। कुछ देर वो घर वालों के पास बैठा। यूँ भी उसे आते हुए भी तो रात के 10 बज गए थे, और फिर खाना खाकर सबके साथ थोड़ी देर वक्त गुजार कर वो अपने कमरे में चला गया था, जबकि ईशा इस वक्त से अपने कमरे में ही बंद थी। वो एक बार भी अब अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। सारे काम मुलाजिम ही कर रहे थे, वरना आज से पहले तो खाने की टेबल पर ईशा मौजूद होती थी और सब खाना खाने के बाद ही वो अपने कमरे में आती थी। मगर आज उसे किसी ने बुलाया भी नहीं था। शायद सब लोग शावेज़ की नज़र में अपना अच्छा तासुर बनाना चाहते थे। शावेज़ जब कमरे में चला गया तो ईशा ने ख़ुद को बहुत मुश्किल से समझाया कि मुझे एक बार शावेज़ के पास जाना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए, उसे अपने दरमियान मौजूद रिश्ते की नौइयत का एहसास दिलाना चाहिए। हो सकता है कि इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, हो सकता है मेरे लिए ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। वो सोच सोच कर ख़ुद को तसल्ली दे रही थी, और फिर जब उसे यकीन हो गया कि सब लोग सो चुके होंगे, वो आहिस्तगी से कदम उठाते हुए शावेज़ के कमरे में आ गई। शावेज़ इस वक्त वॉशरूम से बाहर निकल रहा। जब इसने दरवाजे में ईशा को अस्तादा देखा तो वो हैरान रह गया। कौन हो तुम, और मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रही हो? वो हैरान सा ईशा से पूछने लगा था। उसे लगा शायद ये हवेली की कोई मुलाजमा है, इससे इसकी ज़रूरत के बारे में पूछने के लिए आई है। मगर लड़की बगैर जवाब देने के अपने हाथों की उंगलियां चटका रही थी, नज़रें झुकाकर खड़ी थी, जैसे न जाने कौन से संजीदा मसले पर इससे बात करने आई हो, मगर बात करने की हिम्मत ना हो रही हो। शावेज़ को इसके रवैये पर झंझलाहट होने लगी थी। मोहतरमा, आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं? इसके अंदाज़ पर ईशा डर गई थी और फिर बुखलाए अंदाज में कहने लगी कि मैं ईशा हूँ। इसकी बात पर शावेज़ वाज़ेह तौर पर चौंका था कि ईशा इससे ज़ेरे लब ये नाम दोहराया, और फिर वो उसे गौर से देखने लगा था। कौन ईशा? शावेज़ ने बेतासुर से अंदाज में पूछा तो ईशा बेयकीनी से उसे देखने लगी। वो तो समझी थी कि जब वो शावेज़ को अपना नाम बताएगी तो वो बेताबी से इसकी तरफ बढ़ेगा और इससे अपनी पसंदीदगी का इजहार करेगा, अपनी बेताबियाँ बताएगा कि वो भी इस रिश्ते के बारे में जानता है, और जितना ईशा इससे मोहब्बत करती वो इससे कई गुना ज़्यादा अपनी मनगोहा से मोहब्बत करता है। मगर शावेज़ के तासुरात तो कुछ और ही कह रहे थे। वो तो इससे उल्टा पूछ रहा था कि कौन ईशा? ईशा ने अपना थूक निगला, फिर कहने लगी कि मैं आपकी बीवी हूँ। ये बात कहते हुए इसने बहुत मुश्किल से अपनी हिम्मत मुश्तबा की थी। दिल में सोच रही थी अब तो शावेज़ कोई खुशकिन बात करेगा, कोई ऐसा जुमला बोलेगा जिससे मेरे दिल की कली खिल उठेगी। मगर शावेज़ की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी और वो उसे संजीदा नज़रों से देख रहा था। अगर तुम मेरी बीवी हो तो मैं क्या करूँ? वो अपने सीने पर हाथ बांधे हुए बेनियाज़ी से बोला। तो ईशा फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी। कितना गलत सोचा था इसने इस दुश्मन जहाँ के बारे में। ये सितमगर तो बिल्कुल अपने घर वालों जैसा ही था, जैसे ताई अम्मा ने इसकी तरबियत की थी, जैसे वो इसके कानों में जहर उंडेलती रहती थी। ईशा ने ये क्यों गुमान पाल लिया था कि वो इसके साथ बहुत अच्छे से पेश आएगा, वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ होगा, जबकि शावेज़ तो वैसा ही था जैसा कि नसरीन, ताई और माजमीन लोगों का इसके साथ रवैया था। वो तहकीर अंदाज में उसे देखे जा रहा था और माजमीन को इसके लफ्ज़ों, इसके रवैये से तकलीफ़ का एहसास हो रहा था। वो कुछ भी कहे बगैर वापस पलट गई थी। यूँ भी अब वहाँ पर खड़े होने का कोई जवाब बाकी नहीं रहा था, मज़ीद कहने को भी कुछ बाकी नहीं था। जब शावेज़ की अगली बात ने उसे रोक लिया था। मेरी बात सुनो। वो किसी उम्मीद के तहत वापस पलटी थी। शावेज़ ने उसे सर से लेकर पाँव तक गौर से देखा था। इसकी नज़रें जैसे ईशा का एक्सरे कर रही थी। ठीक है, मैंने देख लिया कि तुम मेरी बीवी हो, अब तुम जाओ। और इस बेइज्जती पर इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए कमरे से निकली थी, जबकि अपने कमरे की खिड़की से ये तमाशा देखती माजमीन खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। इसी वक्त ये खुशखबरी सुनाने के लिए नसरीन बेगम के कमरे में आ गई थी। अब वो दोनों ईशा पर ठट्टा लगा रही थी। समझ रही थी कि तैयार होकर भाई के कमरे में जाएगी तो वो इस पर आशिक हो जाएंगे। भाई ने एक बार भी उसे लिफ्ट ही नहीं करवाई। माजमीन का तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी
और नसरीन बेगम बेहद खुश थी। बस देख लिया ना तुमने, मैं यही तो चाहती थी कि मेरे बेटे के जहन में कोई बुरा तासुर ना आए कि मैं इसकी मनकूहा से उसे दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ या इसके साथ बुरा सलूक कर रही हूँ। अब वो खुद ही इससे बेजार हो गया है, तो हमें और क्या चाहिए। बस अब हम जो चाहते हैं जल्दी से इस पर अमल करने की कोशिश शुरू कर देंगे। वही ना अम्मी, भाई तो इतने मॉडर्न हैं और इनके साथ तो कोई मॉडर्न लड़की अच्छी लगेगी। ये लड़की जो शक्ल से ही मुलाजमा लगती है, इसको हम भाभी कैसे कह सकते हैं। बात भी कहकर कैसे मुतारिफ़ करवाएंगे कि तो भाई के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मेरी सारी दोस्त उसे मुलाजमा की हैसियत से जानती हैं। अब अगर इसकी शादी भाई के साथ हो गई तो हमारी कितनी सबकी होगी। ईशा की पूरी रात रोते हुए गुजरी थी। इसकी सारी उम्मीदें टूट गई थी। दिल एक बार फिर से खून के आंसू रोने लगा था। शावेज़ का ही सहारा था, अब वो सहारा भी छिन गया तो इसका रोना तो बनता था। अगले दिन इसे सुबह सुबह खुद को दोबारा से नए सिरे से सबकी बेरुखी और सितम सहने के लिए तैयार कर लिया था। जानती थी कि अगर नाश्ते में देर हो गई तो ज़रा सी भी कमी रह गई तो ताई का लिहाज बिल्कुल भी नहीं करेंगी, जो वो एक दिन अपने बेटे के जैसे लिहाज कर रही थी। वो भी बहुत था। सब लोग नाश्ता कर रहे थे और ईशा किचन से पराठे लाकर बाहर टेबल पर रख रही थी। शावेज़ ने जब उसे नौकरों के साथ काम करते देखा तो हैरान रह गया, मगर इसने अपने चेहरे पर किसी किस्म के भी तासुरात से किसी को भी कुछ अंदाज़ा नहीं होने दिया था। और फिर नाश्ते के दौरान नसरीन बेगम ने अपना पसंदीदा मौजू छेड़ दिया था, जिसके बारे में वो कब से सोच रही थी। बेटा, अब तुम आ गए हो, अब तुमने यहीं पर रहना है। तुम्हारी डिग्री भी मुकम्मल हो गई है खैर से, और तुमने यहीं पर क्लिनिक भी खोलना है और अपने अब्बा का बिज़नेस भी संभालना है। बाद में तुम बहुत मसरूफ़ हो जाओगे, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं तुम्हारी शादी कर दूं। ज़िंदगी के बखेड़े और ज़िम्मेदारियां तो चलती रहती हैं, खुशियों पर हमारा भी तो हक़ है। हम भी चाहते हैं कि हम तुम्हारे चेहरे पर सहरा सजाएं, तुम्हारे सर पर सहरा सजाएं, और बहनें भी तुम्हारी खुशी देखने के लिए बेकरार हो रही हैं। इनकी बात पर ईशा के हाथ कांपने लगे थे, आंखों में खौफ झलकने लगा था। कितने सालों से वो शावेज़ के बारे में सोच रही थी। उसे अपने शौहर की हैसियत से अपने ख्वाबों में देख रही थी, और अब अचानक से इसका किसी और का हो जाना, ये सब इतना आसान नहीं था। मगर शावेज़ की बातें ईशा समेत सबको चौंका दिया था। मेरा निकाह तो हो चुका है अम्मी, चाचू की बेटी के साथ, और आपने मेरा इसके साथ तारुफ नहीं करवाया। कौन है ये? वो ईशा की तरफ इशारा करते हुए बोला। तो इसकी बात पर ईशा डर गई थी। सोच में पड़ गई थी कि अगर शावेज़ ने सबके सामने बता दिया कि मैं इसके कमरे में गई हूँ, अगर उसे सबके सामने मेरा भांडा फोड़ दिया तो ताई तो मुझे जान से मार देगी। मगर शावेज़ ने इस बात का जिक्र नहीं किया था। नसरीन ताई इसकी बात सुनकर चौंक गई थी। वो शावेज़ से इस बात की तवक्का नहीं कर रही थी। वो तो समझ रही थी कि शावेज़ इस बात को भूल चुका होगा, मगर अब जब इसने खुद ही अपनी शादी का जिक्र छेड़ दिया तो नसरीन भी हैरान रह गई थी। मगर फिर जब रात वाली बात इन्हें याद आई तो वो मुतमईन हो गई कि शावेज़ ने तो रात को ईशा को कमरे से बाहर निकाल दिया था। वो भला उसे कैसे पसंद करेगा। अरे ये है तुम्हारी बीवी ईशा, उसे पता नहीं क्या रोग लगा हुआ है कि हर वक्त नौकरों के साथ नौकरों वाले हुलिये में घूमती रहती है। अच्छे अच्छे कपड़े हैं इसके पास, और कल भी मैं इसके लिए नया सूट लेकर आई कि वो तुम्हारे साथ पहली दफ़ा मिल रही है, तुम्हारे सामने आ रही है तो अच्छे ढंग के हुलिये में आए। मगर नहीं, सबको ये बताना है कि मैं यतीम हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं, तो मेरी ताई मेरे साथ बुरा सलूक करती है, तुम्हारी नज़र में भी मुझे बुरा बनाना चाहती है। अब देखो, इसने वो कपड़े बदल लिए हैं और फिर से पुराने कपड़ों में है। इनकी बात पर शावेज़ बुरी तरह से चौंका था। अच्छा, वो कपड़े आपने ईशा को लेकर दिए थे? इसके नज़रों में रात वाला ईशा का जो होलिया घूम गया था। इतने घटिया कपड़े ऐसे तो मुलाजिम भी ना पहने। अम्मी, इतने घटिया कपड़े ईशा को लेकर देती हैं? इसने एक गहरी नज़र ईशा पर डाली। इस वक्त जो एक बहुत मामूली से लिबास में थी और काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। नसरीन ताई ने उसे घूर कर देखा तो वो वहाँ से चली गई। फिर सीधा किचन में जाकर दम लिया था। फ़िलहाल मैं शादी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। मैं भी अपना क्लिनिक खोलने का सोच रहा हूँ, और अब्बू भी कह रहे हैं कि मैं इनकी भी मदद करवाऊँगा। फ़िलहाल तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मेरे पास अभी सब के लिए वक्त नहीं है। सारी ज़िंदगी पड़ी है, हो जाएगी शादी भी। वो मसरूफ़ से अंदाज में कहने लगा तो नसरीन ने ठंडी आह भरी थी।
बेटा मैं तो यही कह रही हूँ कि तुम्हारी शादी किसी अच्छी सी लड़की के साथ करूँगी। तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, बाहर से पढ़ के आए हो, और तुम्हारी भी तो ये ख्वाहिश होगी कि कोई पढ़ी लिखी मॉडर्न सी कदम से कदम मिलाकर लड़की तुम्हें बीवी के रूप में चाहिए होगी। आखिर को तुम्हारे भी अरमान होंगे, तुम्हारी भी ख्वाहिशात होंगी। मुझे तो और शाहज़ेब भाई पर सख्त ताज्जुब है, क्या सोचकर उन्होंने ये फ़ैसला किया था। इस वक्त इशत भी छोटी थी और तुम भी बच्चे थे। यकीनन तुम्हें इस रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं होगा। शाहवेज़ ने एक बार फिर से इन्हें हैरान कर दिया था। अम्मी ईशा को तो पता नहीं, मगर मैं इतना छोटा नहीं था। मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। और फिर चाचू की मौत, इसके बाद मेरा अब्बू का मुझे बाहर भेजना, सब कुछ मुझे याद है। इतना बच्चा नहीं था। और रही बात शादी की, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये सब कहकर वो नाश्ते की मेज़ से उठकर चला गया था, जबकि नसरीन बेगम कुछ सोचकर रह गई थी। इन सारी बातों से ईशा ने यही नतीजा अख़ज़ किया था कि नसरीन बेगम कभी इसकी शादी शाहवेज़ के साथ नहीं होने देंगी। वो कमरे में आई तो फूट फूट कर रो पड़ी थी। कहाँ शाहवेज़ जैसा शहज़ादों जैसी आन-बान रखने वाला अमीरज़ादा, और कहाँ ईशा जो थी तो इसी ख़ानदान की बेटी, मगर किस्मत की सतम ज़रीफ़ी ने उसे घर के मकीन से नौकरानी बना दिया था। न जाने आने वाले वक्त उसे क्या दिखाने वाला था। ईशा को अंदाज़ा था कि ताई इसकी शादी किसी चौकीदार, माली, किसी भी गरीब इंसान के साथ कर देंगी। पहली बात तो ये थी कि ताई इतनी आसानी से ईशा को अपने घर से नहीं निकालेंगी। वो ईशा को हमेशा के लिए मुलाजमा बनाकर ही इस हवेली में रखेंगी। और इसके लिए वो इसकी शादी भी किसी मुलाजिम के साथ ही करेंगी। ये सब सोचकर ईशा भी खुद अजियती से हंस पड़ी थी। भला मेरे जैसी मामूली लड़की शाहवेज़ जैसे इंसान का ख्वाब भी कैसे देख सकती है। मगर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ताई मुझे इतनी आसानी से शाहवेज़ से दूर नहीं कर सकती हैं। मेरा इसके साथ निकाह हुआ है, और ये निकाह जैसा बंधन का इतना कच्चा है कि शाहवेज़ एक बार अपनी माँ के कहने पर मुझे छोड़ देगा। मुझे अपने हक़ के लिए भूलना चाहिए। शाहवेज़ को बताना चाहिए कि मैं इसके साथ मोहब्बत करती हूँ। इसके नाम पर मैं इतने सालों से इस घर में बैठी हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, और अब मैं इसे दस्तबरदार नहीं हो सकती। वैसे भी अगर शाहवेज़ ने मेरे सर से हाथ उठा लिया, ताई ना जाने मेरे साथ क्या करेंगी। मुझे किस लोले लंगड़े के साथ ब्याह देंगी। ये भी हो सकता है कि कोई इल्ज़ाम लगाकर हवेली से निकाल दें। और हवेली के बाहर की दुनिया कैसी है ये तो मैं ये जानती। हो सकता है कि बाहर की दुनिया इस हवेली से भी ज़्यादा बुरी हो। बाहर है कि लोग ताई से भी ज़्यादा ज़ालिम हो। मैं कैसे ज़िंदा रह पाऊँगी। शाहवेज़ से कहती हूँ कि अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो वो भले दूसरी शादी कर ले, मगर वो मुझे तलाक ना दे, मुझे इस हवेली से ना निकालें। मैं कहाँ जाऊँगी। अपने आंसू पोंछकर वो ख़ुद को समझाने लगी थी, और अब इसने अपने वजूद में गोया एक नई तवानाई दौड़ती हुई महसूस की थी। भले शाहवेज़ उसे पसंद नहीं करता था, मगर इन दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता था जिसे बग़ैर किसी वजह के ख़त्म नहीं किया जा सकता था। रात को जब शाहवेज़ अपने कमरे में आया तो ईशा भी इसके कमरे में आ गई थी, मगर ये वो कमज़ोर लड़की नहीं थी जो पहली बार शाहवेज़ ने देखी थी। ये तो कोई और ही लड़की थी। अब काफ़ी हद तक पुरएतमाद सी लग रही थी। अपने हक़ में बोल, इसने शाहवेज़ को हैरान कर दिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सख्त तासुरात से बोला तो वो अपना थूक निकलते हुए कहने लगी कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इसकी बात पर शाहवेज़ तमस्खराना अंदाज में हंसा था। अच्छा बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम? वो अपने दोनों बाजू अपने सीने पर बांधते हुए चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट लिए उसे देखते हुए बोला था। आपने दूसरी शादी करनी है तो आप कर लें, लेकिन आप मुझे इस हवेली से नहीं निकाल सकते। मैं आपकी बीवी हूँ। मैं इतने सालों से आपके नाम पर ही बैठी हुई हूँ। आपकी वजह से मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया, अपनी सगी माँ से दूर हो गई, सिर्फ इसलिए कि मेरा आपके साथ निकाह हो चुका है और कल को आप मुझे कबूल कर लेंगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इस रिश्ते को अपनाने से इनकार कर दें? आप ऐसा नहीं कर सकते। बात करते करते इसकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। शाहवेज़ ने बहुत गौर से उससे देखा था। तुम्हारा दावा यह है कि तुम मेरी बीवी हो। जानती हो कि एक बीवी के क्या फ़राइज़ हैं, बीवी को कैसा होना चाहिए, मर्द कैसी बीवी को पसंद करता है? इसके सवाल पर ईशा की नज़रें झुकी थी। हाँ, मानती हूँ कि मैं मामूली लिबास पहनती हूँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मैं आपकी खिदमत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने दूँगी।
आपको खुश करने के लिए हर वो चीज़ करूँगी जो आप मुझे कहेंगे। शावेज़ उसे दिलचस्पी से देखे जा रहा था। अच्छा, तो तुम जानती हो कि बीवी अपने शौहर को किस तरह से खुश कर सकती है? इसकी मायने का इस बात पर ईशा के चेहरे का रंग बदल गया था। इसने शावेज़ की इस बात का जवाब नहीं दिया था, मगर इसके हाथों की अंगुलियां चटकाने का अंदाज ये जाहिर कर रहा था कि वो शावेज़ की इस बात पर बेचैनी महसूस कर रही है। तब शावेज़ उसे कहने लगा कि यहाँ मेरे पास आओ। इसकी बात पर तो गोया आयशा का चेहरा दर्द पड़ गया था। उसे अपनी जगह पर इस्तादा देखकर अब की बार शावेज़ कदरे गुस्से से बोला था, तुम्हें मैं कह रहा हूँ यहाँ आओ। ईशा इसके पास आकर बेड पर बैठ गई। इसकी नज़रें झुकी हुई थी, नज़र उठाना मुहाल हो रहा था। शावेज़ इसके सामने खड़ा इसके चेहरे पर आते जाते रंगों को दिलचस्पी से देख रहा था। आयशा के जिस्म का सारा खून जैसे गर्दिश करता हुआ इसके चेहरे पर आकर समा गया था। वो सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ नज़र झुका गई थी। पलकें उठाकर शावेज़ को देखना भी इसके लिए दोबर हो रहा था। शावेज़ कहने लगा, मैं बाहर रहकर आया हूँ, वहाँ पर मैंने हर तरह की लड़कियाँ देखी हैं, पूरा एतमाद और बोल्ड। मुझे शर्माने लुभाने वाली लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। अगर तुमने मेरी बीवी बनना है, मेरे साथ रहना है, तो तुम्हें मेरी मर्ज़ी के मुताबिक रहना होगा। अब तो ईशा की पलकें लरज़ने लगी थी। मुझे क्या करना होगा? इसके मुंह से सरसराती हुई आवाज़ निकली थी। अच्छा, एक काम करो, मुझे पता तो चले कि तुम मेरी बीवी बनने के काबिल भी हो या नहीं। ये टाई पकड़ो और मेरे गले में बांधो। मैं देखूं कि तुम्हें ये मामूली सा काम करना आता है या नहीं। ईशा बेयकीनी से उसे देखने लगी थी। चेहरे पर तज़ब्ज़ुब के तासुरात भी थे, क्योंकि उसे तो टाई बांधना आता ही नहीं था। आज तक कभी इससे ये काम किया ही नहीं था, और अब शावेज़ की बात पर वो इनकार भी नहीं करना चाहती थी। वो क्या समझता है कि ये गाँव में रहने वाली जाहिल गवार लड़की, उसे इतना मामूली सा काम नहीं आता, तो ये लड़की मेरे साथ ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? बड़ी दिक्कत के साथ वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। फिर कांपते हाथों, लरज़ती पलकों के साथ इसके सामने आ खड़ी हुई थी। इसके जिस्म से कीमती कलोन की खुशबू इसके ख्वासों पर बुरी तरह से असरअंदाज हो रही थी। वो झुकी पलकों के साथ उल्टे सीधे अंदाजे में इसकी टाई बांधकर यूँ पीछे हटी थी और गहरे सांस लिए थे, जैसे वो किसी डरावने ख्वाब से बेदार हुई हो। उसे यूँ गहरे गहरे सांस लेते देखकर शावेज़ ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। इसका मकसद महज ईशा को अपने करीब करना था। इसके चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती देखकर वो कुछ पल को खो गया था। इसकी ज़िंदगी में कितनी लड़कियां आई थी, कितनी लड़कियों से इसकी दोस्ती भी थी, कितनी लड़कियों को वो करीब से जान चुका था, मगर आज तक ऐसी लड़की इसने कभी नहीं देखी थी जिसके चेहरे पर इतनी मासूमियत हो, जिसे उसे बाहर की हवा ने भी छुआ हो। और ये बात शावेज़ को इसकी तरफ मुतवज्जा करने का बाइस बन रही थी। देखो ईशा, मुझे बीवी ऐसी चाहिए जो पुरएतमाद हो। डरी सहमी बात बात पर रोने बिलखने और लड़कियां मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे लड़कियों के आंसुओं से सख्त कोफ्त होती है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको मेरी तरफ से शिकायत ना हो, वो डरे डरे अंदाज में बोली। तो शावेज़ एक बार फिर से मुस्कुरा दिया था। चलो, तुम पहले इम्तिहान में तो पूरी उतरो, इसमें तुम पास हो गई हो। ईशा ने बेयकीनी से शावेज़ को देखा था। इसके चेहरे पर आने वाले रंग शावेज़ की नज़रों से पोशीदा नहीं रह पाए थे। वो कहने लगा कि तुम एक इम्तिहान में तो पास हो गई हो, मगर अभी एक और इम्तिहान भी है। ये सुनकर ईशा घबरा गई थी। कौन सा इम्तिहान? अब क्या करना होगा? इसका रंग जर्द पड़ गया था। पता नहीं शावेज़ अब क्या कहने वाला था। वो एक एक कदम उठाता हुआ इसके करीब आ रहा था और ईशा की घबराहट में इजाफा हो रहा था। फिर इसका हाथ पकड़कर वो कमरे से बाहर ले जाने लगा। ईशा तो डर गई। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? शावेज़ ने इसके मुंह पर हाथ रखकर उसे कहा, कुछ मत बोलो, जहाँ भी लेकर जा रहा हूँ खामोशी से मेरे साथ चलो, और ख़बरदार कोई सवाल किया तो जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। वो रौब से बोला तो ईशा महज उसे देखकर रह गई थी। इसने गाड़ी का फ्रंट डोर खोला, ईशा को अपने साथ बिठाया और फिर गाड़ी को जन से उड़ाकर ले गया था। ईशा तो हैरान परेशान थी। आधी रात को शावेज़ उसे कहाँ लेकर जा रहा था? वो तो कितने सालों से घर में दिन के वक्त भी नहीं निकली थी। कजा के रात के वक्त सफ़र करना इसका दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। शावेज़ गाड़ी भी बहुत तेज़ अंदाज में चला रहा था और ईशा को बुरी तरह से डर लगने लगा था। अब वो इस वक्त को कोस रही थी जब वो शावेज़ के कमरे में गई थी। इसने अपनी मुसीबत को खुद ही दावत दे दी थी। शावेज़ इसके तासुरात से बिल्कुल बेनियाज था और फिर गाड़ी इसने बहुत बड़े मॉल के सामने रोकी थी। ईशा को लेकर वो मॉल के अंदर आ गया और फिर ईशा को ये समझने में देर नहीं लगी कि वो शायद उसे यहाँ पर शॉपिंग करवाने के लिए लाया था, क्योंकि वो ड्रेस निकाल कर ईशा के साथ लगाकर देख रहा था और फिर कुछ ड्रेस इसने पसंद किए। इससे कहने लगा कि ये ड्रेस इस रूम में जाकर चेंज करो। ईशा जब कपड़े बदल कर बाहर आई तो इसने
इसके नोखेस हुस्न पर ये काला रंग खूब खिला जा रहा था। शावेज़ तो उसे देखकर धक रह गया था। वो इतनी खूबसूरत थी, शावेज़ को अब अंदाज़ा हुआ था। मामूली से लिबास में इसका खूबसूरती जैसे दब के रह गया था और अब इसका हुस्न दो आश्ता होकर शावेज़ के सामने आया था। इससे ईशा के लिए एक साथ बहुत सारे ड्रेसेस लिए थे। फिर जब वो लोग गाड़ी में आकर बैठे तो ईशा का चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि शावेज़ इससे मोहब्बत करता है, इसकी कुर्बानी रहेगा नहीं गई। शावेज़ उसे अब कभी नहीं छोड़ेगा। तब शावेज़ ईशा से कहने लगा कि आज के बाद मैं तुम्हें मामूली कपड़ों में ना देखूं। आज से तुम ये सारे कपड़े पहनोगी और हर रोज़ तुम एक नया जोड़ा पहनोगी। मैंने अगर तुम्हें पुराने कपड़ों में देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो धौंस पड़े अंदाज में बोला तो खुशी से ईशा की आंखें भीग गई थी। इसे कहाँ देखी थी ऐसे मोहब्बत और ऐसी तवज्जो, और अब वो बेयकीनी का शिकार थी कि ये ख्वाब है हकीकत। ये दुआ कर रही थी कि शावेज़ की ये मोहब्बत चंद दिनों इसके बाद अपनी माँ के कहने पर ख़त्म ना हो जाए। वो उसे हमेशा ऐसे ही मोहब्बत से पेश आए। अगले दिन नाश्ते पर ईशा शावेज़ के कहने पर नया जोड़ा पहनकर आई थी। ये सुर्ख रंग का लंबा फ्रॉक था जो इसके घुटनों तक आ रहा था। शावेज़ की फरमाइश पर ही इसने बाल खुले छोड़े रखे थे। शावेज़ ने कपड़ों के साथ उसे मेकअप का भी कुछ सामान लेकर दिया था जिसको इस्तेमाल करने के बारे में ईशा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो महज लिपस्टिक और आँखों में काजल ही लगा सकती थी और यही इसकी खूबसूरती को बढ़ा दिया करती थी। आज शावेज़ के कहने पर ही वो नाश्ता बनाने के लिए किचन में नहीं गई थी बल्कि अपने कमरे में ही बैठी रही थी। उसे शावेज़ का कमरे से निकलने का इंतज़ार था। वो जब सुबह सोकर उठा तो इसी वक्त मरियम और माजबीन भी इसके कमरे में आई थी। अरे भाई अभी तक आपने हमें हमारे तोहफे नहीं दिए। मेरी सब दोस्तें पूछ रही हैं कि तुम्हारे भाई क्या लेकर आए हैं। आप अब मुझे बताएं कि मैंने जल्दी से स्टेटस लगाना है, अपनी सारी दोस्तों को जलाना है। मरियम के अंदाज़ पर शावेज़ को हंसी आ गई थी। हाँ ठीक है, मैं तुम सब के लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आया हूँ और वो ऐसी चीज़ें हैं कि तुम्हारी सहेलियाँ देख के जल के मर जाएंगी। अब चलो ये सारा सामान ड्राइंग रूम में लेकर चलो, मैं सबके सामने ही इन सब के गिफ्ट खोलूँगा। मरियम और माजबीन बैग धकेलते हुए ड्राइंग रूम में आ गई थी और इस वक्त ईशा भी ड्राइंग रूम में आ गई थी। ईशा को देखकर इन तीनों माँ बेटियों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। नसरीन बेगम का तो मारे हैरत के बुरा हाल था। ये कपड़े तुमने कहाँ से चुराए? माजबीन के हैं या मरियम के? इसने अपने लहजे की नागवारी को छुपाने की भी कोशिश नहीं की थी और ये भी नहीं सोचा कि पास शावेज़ भी है। इसे शावेज़ की नज़रों में अपना अच्छा तासुर बनाना है। वो ईशा को हसीन लिबास में देखकर बुरी तरह से जल गई थी। शावेज़ इन्हें देखकर रह गया था। ईशा से कहने लगा कि बताओ, इन्हें कहीं से चुराया नहीं है बल्कि तुम्हें मैंने लेकर दिया है। वैसे तो बड़ा मेरा शौहर कहती हो, अब क्या ज़बान में लकनत आ गई है, मुंह में घूंघियाँ डाल के बैठ गई हो। बताती क्यों नहीं सबको कि मैं तुम्हें लेकर दिया है? नसरीन बेगम और माजबीन को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर शावेज़ ऐसा कैसे कर सकता है। इन्हें इसकी दिमागी हालत पर शबा हो रहा था। नसरीन बेगम खुद को संभाल कर कहने लगी कि तुम्हें इस 2 टके की लड़की को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। क्या ज़रूरत थी इस पर इतना पैसा खर्च करने की? माजबीन और मरियम इसके लिबास को छू कर देख रही थी। ये तो बहुत कीमती है, बहुत खूबसूरत है। वो तीनों सदमे का शिकार थी। शावेज़ के होंठों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई थी। अम्मी, आप शायद भूल रही हैं कि ये 2 टके की लड़की मेरी बीवी है। ये भी इस ख़ानदान की इज्जत है, इसी घर का फ़र्द है। आप इसके साथ तीसरे दर्जे के शहरी जैसा सलूक कैसे कर सकती हैं? ईशा भी हमारी तरह की ही इंसान है, इस घर की मालिक है। जितना आपका हक बनता है इतना इसका भी है। और वैसे भी मेरा इसके साथ निकाह होना था, हो चुका। अब वो मेरी बीवी है और आप जल्द ही मेरी रुखसती करने की तैयारी करें। शावेज़ ये बात कहकर वहाँ से चला गया था, जबकि इन तीनों के सीने पर तो सांप लौट गए थे। बाजी उलट गई थी। अब क्या किया जाए? माजबीन माँ की तरफ देखते हुए बोली। तो नसरीन बेगम कहने लगी कि मुझे सोचने दो, मैं रुमाना से बात करती हूँ, उसे बुलाती हूँ यहाँ पर। वैसे भी रुमाना शावेज़ को बहुत पसंद करती है। इतनी खूबसूरत लड़की है, पढ़ी लिखी भी है, और अगर वो शावेज़ को अपने दाम में फंसा ले तो हमारी ईशा से जान छूट सकती है। माजबीन ने नाक बूंद चढ़ाया था। अम्मी, रुमाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतनी शौक़ी सी तो है, वो हर वक्त इतराती रहती है, उल्टे सीधे फैशन पर अकड़ती है। खाला लोग भी उसे कुछ भी नहीं कहते। नसरीन बेगम कहने लगी, अरे इस ईशा से तो लाख दर्जे बेहतर है। अगर शावेज़ ने उसे हमारे सर पर बिठा दिया, ये ज़िद पकड़ ली कि वो ईशा के साथ शादी करेगा, तो हम क्या करेंगे? ये लड़की तो अपनी औकात से बाहर आ जाएगी और तुम लोगों को तो घर से बाहर निकाल देगी। खुद अकल के नाखून लो। रुमाना के साथ बनाकर रखनी है, उससे भी अभी फ़ोन करो कि आज ही घर आ जाए। नसरीन बेगम और माजबीन दोनों ने ही रुमाना से बात की थी।
उसे अपनी भरपूर मोहब्बत और हमायत का एहसास दिलाया और इसके दिल में ये लालच भी पैदा किया कि वो अगर शावेज़ से शादी कर ले, उसे अपने जाल में फंसा ले, तो इस सारी जायदाद की वो इकलौती वारिस बन सकती है, क्योंकि जो कुछ शावेज़ का है वो इसकी दुल्हन का तो होगा। रोमाना लालची फितरत की लड़की थी। गो के शावेज़ बहुत हैंडसम था, मगर वो जानती थी कि इसका बचपन में ही निकाह हो चुका है। मगर अब नासरीन बेगम ने उसे झूठ बोला, कहने लगी कि वो तो लड़की की तरफ एक आंख उठाकर भी नहीं देखता, उसे पसंद नहीं करता। वैसे भी इसमें पसंद करने वाली कौन सी बात है, बस वो अपने बाप की वजह से मजबूर है। अगर तुम यहाँ पर आ जाओ, उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर लो, तो उम्मीद है कि हम लोग जमाल शाह के सामने तुम्हारे हक़ में बोल सकें। तुम्हारी मोहब्बत शावेज़ को ताकत देगी और वो अपनी मोहब्बत के लिए डट जाएगा। रोमाना की तो खुशी से ज़मीन पर पाँव नहीं टिक रहे थे। इसने नसरीन बेगम से वादा कर लिया कि मैं अभी और इसी वक्त आ रही हूँ। जब रोमाना इस घर में आई तो उसे देखकर माजबीन ने बामुश्किल अपने चेहरे पर आने वाले नागवारी को छुपाया था। चेहरे पर मसनूई बशाशत तारी करके रोमाना को गले से लगा लिया। जबकि इसका ऊट पटांग फैशन तो नसरीन बेगम को भी पसंद नहीं आया था, मगर वो ये सोच रही थी कि एक बार रोमाना इस घर में आ जाए तो वो उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लेंगी, उसे तीर की तरह सीधा कर लेंगी। गो के इनकी भांजी थी, मगर वो अपने बेटे पर अपना तसल्लुत कायम रखना चाहती थी। रोमाना ने टाइट सी जीन्स पहनी हुई थी, जिसके ऊपर फंसी फंसी सी शर्ट पहनी हुई थी, जो कि जिससे इसका मोटापा उबल कर बाहर आ रहा था। इसका रंग भी सांवला था। तेज़ मेकअप से इसने ख़ुद को गोरा बनाने की कोशिश की थी, जो कि उसे अजीब मज़ह का ख़ैज़ बना रहा था। ऊपर से बाल खुले छोड़ रखे थे। वो ख़ुद को मॉडर्न की लड़की कहलवाना पसंद करती थी। तालीम भी इसने FA तक हासिल की थी और इस बात पर वो इतराती फिरती थी। जब शावेज़ घर आया तो इसकी नज़र रोमाना पर पड़ी। जिस कदर वो बेताबी से इसकी तरफ बढ़ी थी, उसे देखकर शावेज़ छटक गया था। नसरीन बेगम जिस तरह से रोमाना की तारीफ़ें की जा रही थी, शावेज़ को ये समझने में देर नहीं लगी कि रोमाना को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। रोमाना के अजीब व गरीब हुलिये पर उसे भी हंसी आ गई थी। ये बनावट और तज़्न तो वो कितने सालों से देखता रहा था। उसे महज खड़ेपन ने मुतासिर किया था और ये खड़ापन उसे ईशा में नज़र आया था। इससे रोमाना को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई थी। खाना खाकर अपने कमरे में आ गया था। इसने नसरीन बेगम से कहा कि मुझे चाय पीनी है, कमरे में चाय भिजवा दें। थोड़ी देर के बाद रोमाना इसके कमरे में आई थी। इसके हाथ में चाय की प्याली थी। उसे देखकर शावेज़ को गुस्सा आ गया। इसने एक झटके से इसके हाथ से चाय का कप लेकर दूर फेंका था। चाय की कुछ छींटें रोमाना के पाँव पर गिर गई थी। इसका पाँव भी जल गया था। एकदम से पीछे हटी। ये क्या हरकत है, वो गुस्से से चिल्लाई तो शावेज़ इससे भी ज़्यादा गुस्सीली आवाज़ में बोला था, तुम्हें कहा किसने इस कमरे में आने को? क्यों तुम चाय लेकर आई हो? निकल जाओ मेरे कमरे से। इसके बुरी तरह चिल्लाने पर रोमाना का तो गुस्से के मारे बुरा हाल था। बाहर जाकर वो नसरीन बेगम पर चिल्लाने लगी थी, आप अपने पागल बेटे को मेरे सर पर मरना चाहती हैं। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे ही क्यों इस काम के लिए चुना, क्यों मुझे कहा कि मैं इससे मोहब्बत का ढोंग रचाऊँ, क्योंकि वो पागल है। आप जानती हैं कि और कोई भी लड़की इस पागल के साथ नहीं रह सकती। वो ना जाने क्या ऑल फॉल बक रही थी। नसरीन बेगम को गुस्सा आ गया। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? रोमाना ने शावेज़ की हरकत के बारे में इन्हें बताया तो वो भी हैरान रह गई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा बहुत तमीज़ वाला है, बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर जब वो शावेज़ के कमरे में आई तो जैसा रोमाना ने बताया था वैसा ही था। कप की किरचियाँ कमरे के बीचों बीच पड़ी थी और शावेज़ बुरी तरह से गुस्से में था। ये क्या हरकत है? शावेज़ घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? आप उसे कहें कि यहाँ से चली जाए। ये चाय क्यों लेकर आई? चाय मैंने सिर्फ ईशा के हाथ की पीनी है। इसकी बात पर तो दंग रह गई थी। ईशा के हाथ की क्यों? ऐसा क्या जादू कर दिया इसने तुम पर? क्योंकि वो मेरी बीवी है। अगर मैं इसके हाथ की चाय पीना चाहता हूँ तो इसमें बुराई क्या है? अब तो नसरीन बेगम का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था। तुम्हारी बीवी नहीं है, वो तुम्हारी मनकुहा है और मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी इसके साथ शादी नहीं कर सकती। शावेज़ इन्हें गुस्से से देख कर रह गया था। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। निकाह मेरा इसके साथ हुआ है तो रुखसती भी इसी के साथ ही करूँगा। आप एक दिन के अंदर अंदर मेरी इसके साथ रुखसती करें। शावेज़ की बात पर वो तीनों माँ बेटियाँ तो एक दूसरे को फटी फटी निगाहों से देखने लगी थी। तब नसरीन बेगम गुस्से में आपे से बाहर हो गई। कहीं कोई गुल तो नहीं खिला दिए तुमने इस लड़की के साथ? मैं नहीं मानती इस निकाह को। मुझे लगता है कि यकीनन इसने तुम्हें अपने खूबसूरती के जाल में फंसाकर किसी उल्टा सीधा किया है, तभी तुम उसे अपनाने की बात कर रहे हो।
इनकी इतनी सख्त बात पर शावेज़ को गुस्सा तो बहुत आया था, मगर पी गया। कहने लगा कि अगर आपको लगता है कि मेरा इसके साथ निकाह नहीं हुआ तो कल मैं दोबारा इसके साथ निकाह कर लूँगा, और रही बात उल्टा सीधा करने की तो वो बहुत शरीफ लड़की है, मैं उसे पूरी इज़्ज़त और मान के साथ अपनाना चाहता हूँ। नसरीन बेगम के मुँह में जो आ रहा था वो बक रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो लड़की जिसे कल तक वो मुलाजमा की हैसियत देने पर तैयार नहीं थी, इनका बेटा इसी के साथ शादी करने की बात कर रहा था, वो भी एक दिन के अंदर अंदर। ना सिर्फ इसने जमाल शाह को से बात कर ली थी बल्कि इन्हें कल रुखसती करने पर कायल भी कर लिया था। सारी बातें ईशा सुन रही थी। वो बेयकीन भी थी और डरी भी थी। उसे ताई और इनकी बेटियों से बहुत डर लगता था। अभी भी वो थर थर काँप रही थी जब शावेज़ इसके कमरे में आया था। क्या हुआ है, तुम इस कदर चुप क्यों बैठी हुई हो? वो ऐसे नॉर्मल अंदाज में गोया हुआ था, ऐसे कोई बात ही ना हुई हो। उसे देखकर ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। शावेज़ के पास आकर बैठ गया, इसकी आंसू पोंछने लगा। क्या हुआ है, बताओ तो। मुझे डर लग रहा है ताई से, वो मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएंगी। आपकी बात। शावेज़ हंस पड़ा था। डर किस बात का? अब तुम डरना छोड़ दो और शादी की तैयारी करो। कल तुम्हारी रुखसती है और फिर तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी। फिर तुम्हें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें सारी दुनिया से छुपाकर अपनी पलकों में रख लूँगा। इसके अपनायत, मोहब्बत और मान देने पर ईशा की पलकें लरज़ने लगी थी। वो शर्मा कर नज़र झुका गई थी और शावेज़ इसकी इस अदा पर गोया दिल थाम के रह गया था। नसरीन बेगम ने बहुत ववेला मचाया था, मगर शावेज़ ने अपनी ही की थी। वो ईशा को रुखसत करवाकर अपने कमरे में ले आकर ही खामोश हुआ था और अब इसके सामने बैठा इसका हाथ थामकर उसे अपनी मोहब्बत और अपनायत का यकीन दिला रहा था। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।